नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां हम प्रस्तुत करते हैं छत्तीसगढ़ी माटी की सोंधी गंध से भरी कहानियां, कविताएं और लोकजीवन के अमर स्वर। आज के इस अंक में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ घटनाओं की नहीं बल्कि संघर्ष, अस्मिता और पुनर्जागरण की कथा है। कहानी का शीर्षक है रास्ता ही रास्ता। लेखक हैं डॉक्टर परदेशी राम वर्मा, जो छत्तीसगढ़ के जनजीवन के संवेदनशील चित्रकार माने जाते हैं। यह कहानी है बल्दू और अंकालू की, जिन्हें व्यवस्था के अत्याचार ने नक्सल बना दिया, लेकिन भीतर की मनुष्यता ने उन्हें मुख्यधारा की ओर लौटने की प्रेरणा दी। कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि उस समाज की है जो हिंसा और उम्मीद के बीच अपना रास्ता तलाश रहा है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर परदेशी राम वर्मा की कहानी रास्ता ही रास्ता। मैना नहीं जानती कि उसे कहां उतरना है। मैना में सवार लोग भी नहीं जानते कि मैना कहां उतरेगी। जहां खुला मैदान दिखता है वहां अचानक मैना उतर जाती है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में बोलने वाली मैना तो अब लुप्त सी हो रही है, मगर आसमान में उड़ने वाली लोहे की मैना रोज गर्मी के दिनों में घरघराती है। छत्तीसगढ़ शासन ने अपने हेलीकॉप्टर का नाम मैना रखा है। मैना इन दिनों जंगली गांवों के ऊपर ज्यादा उड़ती है। कभी कभी सलवा जुड़ुम के लिए जुट आए आदिवासियों के ऊपर से मैना उड़ जाती है। आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी हवाबाजी देख रहे हैं। उन्हें आज भी कुछ समझ में नहीं आता कि जंगल के भीतर ऊँघते से अपने छोटे से गांव में वे कब जा पाएंगे। वे कैंपों में धांध दिए गए हैं। सड़क किनारे 17 कैंप बने हैं। अपने गांव के लोगों के साथ कैंप में बल्दू गोड़ भी आ गया है। बल्दू 60 साल का है, पढ़ा लिखा है। उसने कुछ दिन फौज में भी नौकरी की है। मैट्रिक पास करने के बाद बल्दू फौज में नौकरी लग गया। उन्हीं दिनों राजा प्रवीरचंद भंजदेव के आह्वान पर आदिवासी लामबंद हो रहे थे। बल्दू अपने गांव में कभी कभार छुट्टी में आता और अपने मितान अंकालू कोटवार के साथ बैठकर सभी जानकारी लेता। आजकल बल्दू और अंकालू दोनों कैंपों में हैं, लेकिन पुरानी यादों के सहारे वे दोनों कैंप में भी सरस जीवन काट लेते हैं। खासकर जब मैना कैंप के ऊपर से उड़ती है तो बल्दू अपने पुराने दिनों के अनुभवों की किताब अंकालू और दीगर आदिवासियों के बीच खोल बैठता है। बल्दू कम फितरती नहीं है। छुटपन से उसे भरपूर ऊपर उठने का अवसर मिला। बल्दू के चाचा राजहरा में काम करते थे। बल्दू को वहीं पढ़ने का अवसर लगा। यहीं उसे कहानी कविता लिखने का चस्का लगा। हर हाल में बल्दू की कलम चली है। इसीलिए तो बल्दू अतराब के गांवों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा समझदार जवान कहलाता था। जवान तो वह 60 बरस की उम्र में भी है। कसा शरीर, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल और मजबूत हाथ पांव। वह आज भी चश्मा नहीं पहनता। जीवन की हर लड़ाई लड़ता बल्दू लगातार लिखता भी रहा। अब तो खैर काफी नाम कमा लिया है उसने। उसे वह एक प्रसंग कभी भूलता नहीं। तब द्वारिका प्रसाद मिश्रा मुख्यमंत्री थे। उनकी ठन गई साजा भंजदेव के साथ। तब पढ़कर स्कूल से निकला ही था बल्दू। खूब नंबर मिले थे उसे मैट्रिक में। 2 बरस पहले ही जगदलपुर के महल में खून की होली खेली गई थी। बल्दू को गहरा आघात लगा था। उसने यह भी सुना कि डॉ खूबचंद बघेल ने गोलीकांड का विरोध किया था। तब मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ने धमकाकर उन्हें कहा था कि बघेल तुम मिटा दिए जाओगे। पर वाह रे, छत्तीसगढ़ के सपूत डॉ खूबचंद बघेल बल्दू डॉक्टर बघेल के ऐतिहासिक जवाब को कभी भूल नहीं सका।
डॉक्टर साहब ने कहा, मिश्रा जी आप सब्र कर सकते हैं, लेकिन मुझसे मेरी गरीबी नहीं छीन सकते। शायद छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी इस जवाब को अपना जवाब समझने लगे। इसीलिए लगातार वे शासन से कटते गए और धीरे धीरे उनकी टूटन का लाभ लेकर नक्सलाइट जंगली गांवों में पैर पसारते गए। बल्दू तब भी शोषण का विरोध करता था। आग उगलती कहानियों का लेखन भी उसने इन्हीं दिनों शुरू किए। उसकी कहानियां खूब छपने भी लगी। बल्दू गांव भर में अकेला फौजी सिपाही था। वह छुट्टी में गांव आया था। गांव के घोटुल में लड़के लड़की गीत गा रहे थे कि एक सरकारी जीप आकर वहां रुकी। बल्दू का दोस्त अंकालू कोटवार हाथ में पछत्ती लाठी लेकर जा पहुंचा जीप में आए साहबानों के पास। देखा तो तहसीलदार साहब के साथ एक नौजवान दढ़ियल मानुष बैठा था। अंकालू को पास बुलाकर तहसीलदार ने कहा, ये साहब नजदीक के रेस्ट हाउस में रुके हैं। बड़े पत्रकार हैं, बस्तर के बारे में लिखने आए हैं। इनके लिए खाना बनाना है। दो सुंदर लड़की गांव से हमें दो, रात भर के लिए। अंकालू का हाथ पछत्ता भाले वाली लाठी पर कस गई। हव साहब चार कहते हुए वह गांव की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में ही बल्दू के साथ अंकालू जीप के पास आ खड़ा हुआ। जंगल की रात, रोशनी के दो हंडों की तरह जीप की हेडलाइट जल रही थी। भीतर दो लोग बैठे थे, अंधेरे में घात लगाकर बैठे भेड़िए की तरह। अंकालू के साथ आए नौजवान को देखकर ही तहसीलदार भांप गया कि हो न हो यह सिपाही ही हो। हेयर कटिंग से ही तहसीलदार अनुमान लगा चुका था। तहसीलदार कुछ कहता कि बल्दू ने ही कह दिया, साहब इनके लिए खाना बनाने अपनी बाई को भेज दीजिए। हमारे गांव की लड़की ऐसा काम नहीं करती। तहसीलदार ने कहा, साले अपनी हैसियत में रह, बंद करा दूंगा हरामी। शायद तहसीलदार कुछ और कहता कि बल्दू अपने 3-4 साथियों के साथ जीप की ओर लपका। तहसीलदार गाड़ी स्टार्ट कर भाग निकला। बल्दू ने अंकालू से कहा, देखो मितान, यह साला तहसीलदार तुम्हें और मुझे तंग करेगा, लेकिन हिम्मत मत हारना। 3 दिन बाद गांव में थानेदार आ पहुंचा। उसने अंकालू को तलब किया। अंकालू को गुंडी में बुलाकर सब लोगों के बीच थानेदार ने कहा, साले इज्जतदार बनते हो, साहब लोगों से पंगा लेते हो। अभी वह कुछ और कहता कि बल्दू वहां आ पहुंचा। बल्दू ने थानेदार से कहा, गाली मत दो, ढंग से बात करो। उसका इतना कहना था कि थानेदार ने डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया। बल्दू को 2-3 डंडे ही पड़े थे कि अंकालू ने भाले से थानेदार की जांघ में छेद कर दिया। उसके बाद तो उसके गांव में पुलिस की चौकी ही खुल गई। दोनों रातों रात गांव से भाग गए। बल्दू फौज की नौकरी में नहीं गया, बल्कि जंगल में ही छुपा रहा। अंकालू भी उसी के साथ भटकता रहा। एक रात दोनों गांव में आए। उनके घर वालों ने रो रो कर बताया कि पुलिस उनको रोज सताती है, जीना मुश्किल हो गया है। बल्दू ने कहा, अब नहीं सताएगी, बस 2-1 दिन में हिसाब हो जाएगा। बल्दू के घर वाले उसके बदले हुए तेवर को देखकर कुछ अकबका से गए, मगर यह सोचकर रह गए कि बल्दू तो शुरू से ही फितरती है, कुछ उपाय सोच ही रहा होगा। इस बीच उसके रेजिमेंट से उसे पकड़ लाने का वारंट भी निकल गया। पुलिस बार बार घर आकर पूछती कि बल्दू को हाजिर करो, वरना तुम लोगों को मार पड़ती ही रहेगी। बल्दू का बाप कलपता रह जाता, मगर पुलिस के जवान नहीं पसीजते। रोज बरोज की पिटाई से अधमरा बाप अब रोता भी नहीं था। बल्दू के घर उस दिन भी पुलिस वाले आ तो गए, मगर वापस न जा सके। गांव के बाहर दोनों ठोलों को बल्दू और अंकालू के साथियों ने पीट पीट कर मार दिया। दोनों पुलिस वालों की लाश को गांव के बाहर खड़े बड़े पीपल के पेड़ में बल्दू ने टंगवा दिया और लिखवा दिया,
जंगल राज चलाने वाले चेत गए होते तो क्यों फिर बल्दू नक्सल बनता, अंकालू ललियाता, रामू चमरू को जंगल में सुख से रहने देते। शायद ही कोई फिर बढ़कर झंडा लाल उठाता। कवि कामरेड बल्दू। इस कविता की खूब चर्चा हुई। रायपुर के अखबारों में लगातार यह कविता छपती रही। कामरेड बल्दू के बारे में काल्पनिक कहानियां भी छपीं। डेस्क पर ही सभी समाचार अन्वेषित कर लेने वाले चमत्कारिक पत्रकारों ने लिखा कि बल्दू गोर फौजी था। उसकी एक प्रेमिका थी। तहसीलदार ने उसकी प्रेमिका का अपहरण कर लिया, इसलिए वह नक्सलाइट बन गया। अंकालू गांव का सीधा साधा कोटवार था। वह भी अत्याचार सहन न कर सका और झंडा थाम बैठा। एक समाचार पत्र ने लिखा कि अब उस क्षेत्र में बल्दू ही प्रमुख बन गया है। छत्तीसगढ़ के साथियों को आंध्रा के नक्सली ट्रेनिंग दे रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। एक कलम के उस्ताद ने लिखा कि वह स्वयं जंगल में जाकर बल्दू और साथियों से मिलाया है। बल्दू की कविताएं खूब लोकप्रिय हो रही हैं। वह नाच नाच कर खजरी पर कविताओं का गायन करता है। कविताओं में वह बताता है कि राजा भंजदेव को मारने वाले सफेद पोशों को अब कुचल दो। जंगल वालों जागो, या तो स्वाभिमान से जियो या फिर मर जाओ। बल्दू और अंकालू धीरे धीरे खूब नामी हो गए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने की सुगबुगाहट शुरू हुई तो जंगल में मार काट भी थोड़ी थमी। छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। अजीत जोगी ने कई प्रयोग किए। उसमें से एक प्रयोग फसल चर परिवर्तन का था। एक जंगली गांव में जाकर एक आदिवासी मंत्री अपने साथियों के साथ भाषण दे रहा था। वह समझा रहा था कि एक फसल से कुछ नहीं होगा, बरसात में यह लगाओ, ठंड में वह लगाओ और गर्मी में फिर यह लगाओ। भाषण चल ही रहा था कि सभा में एक अधेड़ सा वनवासी उठ खड़ा हुआ। उसने पूछा, 3 बार हो महीना हम फसल लगाते काटते रहेंगे, तब कर्मा कब नाचेंगे? मंत्री ने भर नजर उस आदिवासी को देखा। प्रश्नकर्ता ने कहा, नौटंकी बंद करो और चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। जंगल को जंगल रहने दो, भ्रम मत फैलाओ। हमारी चिंता अगर ढंग से तुम लोग ही कर लेते तो बेड़ा पार हो जाता। क्या करें, हमें तो हमारा अपना भी ठगता है और ठग्गू लोग तो खैर ठगते ही हैं। उसकी बात सुनसुनाकर बीच सभा से उठकर मंत्री वापस राजधानी आ गया। दूसरे दिन सभी समाचार पत्रों में उस प्रश्नकर्ता का चित्र छपा, तब लोगों ने जाना कि वही बल्दू था। चित्र में उसी के पास अंकालू भी बैठा दिख रहा था। सभा में लगभग 300 नक्सली घेरा किए बैठे थे, ऐसा पेपर वालों ने लिखा। फिर सरकार बदल गई और मैना फिर जंगली गांवों के ऊपर उड़ने लगी। गांव के लोगों ने दल बनाकर नक्सलियों का विरोध शुरू कर दिया। बल्दू ने सरकार के पास अपने साथियों के हस्ताक्षर से एक आवेदन भेजा। उसने लिखा कि हम तो उजाले के हामी हैं। अंधेरा गहरा हो रहा था तो हम दिए की तलाश में भटक रहे थे। 25 वर्षों से दीप जलाने का जतन कर रहे थे। अब अगर सरकार हमारे संगी साथियों को रोजगार और सम्मान दे तो हम वापस लौट सकते हैं। पत्र शासकीय अधिकारी ने रुचि लेकर बल्दू की कविताओं को पुस्तकाकार प्रकाशित करवा दिया। एक समाचार पत्र ने बल्दू का उपन्यास ही छाप दिया। छत्तीसगढ़ भर में बल्दू के लेखन कौशल की धूम सी मच गई। वह लगातार जागरण के गीत लिखकर नाच नाच कर सुनता रहा। इस बीच 2 बार उस पर हमला हुआ। उसे कैंप में आकर रहने का सुझाव दिया गया। हमले उसके पुराने साथी कर रहे थे। बल्दू के पुराने साथी चाहते तो उसे मार ही देते, मगर उसकी ईमानदारी और नक्सल आंदोलन में योगदान को वे भी स्वीकारते थे, इसलिए ऐसे विलक्षण कामरेड को वे सदा के लिए चुप नहीं कराना चाहते थे। नक्सली मानते थे कि बल्दू है तो आखिर उनका ही साथी।
गांव के लोग उसे अपना हितैषी समझते थे और सरकारी गलियारों में भी धीरे धीरे उसकी समझदारी और योग्यता की कद्र होने लगी। कैंप में रहते हुए बल्दू में राजा भंजदेव स्मृति साहित्य मंच अंजोर का गठन कर लिया। इसी नाम से वह पत्रिका भी निकालने लगा। 3 अंकों बाद ही पत्रिका चर्चा में आ गई। बल्दू ने अनुमति लेकर एक भव्य समारोह रखवाया। उसमें राजा भंजदेव स्मृति सम्मान भी रखवा दिया। इस अवसर पर उसने मंत्री की उपस्थिति में कहा कि स्वाभिमान से जीने का हक सबको है। जंगल के लोग कभी किसी का हक नहीं छीनते। राजा भंजदेव की हत्या वनवासी सपनों की हत्या थी। डॉ खूबचंद बघेल की बात अगर कांग्रेसी जन सुन लेते तो इतना खून खराबा ही नहीं होता। उसने कहा कि सरकारें अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपने ढंग से जीवन को व्यवस्था देंगे। मंत्री के सामने उसने यहां तक कह दिया कि डॉ खूबचंद बघेल ने कहा कि कोई हमसे कुछ भी छीन सकता है मगर हमारी गर्वीली गरीबी नहीं छीन सकता। उसके इस कथन पर खूब ताली बजी। फिर उसने आगे कहा कि चंदूलाल चंद्राकर ने तो यहां तक कह दिया कि हक छीने जाने पर भी जो उफ न कर सके समझो वही छत्तीसगढ़िया है। उनके इस कथन में तड़प है। अगर उनकी बात न समझी गई तो आज जंगल में धमक है, कल पूरे छत्तीसगढ़ में बारूदी गंध से लोग अकबका जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सब सम्मानित सुखी, केवल दुखी है तो छत्तीसगढ़ी। कोई लोहार सोनार के पद पर बैठा दिया जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ चुप रहता है। मगर कोई छत्तीसगढ़ी कहीं एक पीढ़े पर भी बैठा दिया गया तो बाहर से आए शातिर लोग कुछ इस अंदाज में फंदा कसते हैं कि उसका दम ही घुट जाता है। उसके इस कथन पर भी तालियां बजी। बल्दू ने कहा, जो आदिवासी का नहीं जानता वह आदिवासी संस्कृति पर बकवास करता है और वाहवाही पाता है। उसका भाषण चल ही रहा था कि मुख्य अतिथि आदिवासी मंत्री ने एक स्लिप भिजवाई। उसमें लिखा था कि थोड़ा संयम बरतें। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो आदिवासी मंत्री ने कहा, आप सब बुजुर्ग हो गए हैं, जीवन भर हमारे लिए ही लड़ते रहे, अब आपका नाम हम प्रस्तावित करेंगे आदिवासी कला एवं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद के लिए। बल्दू ने पूछा, आज तक तो आप लोग कुछ भी नहीं बना पाए। मध्य प्रदेश में था छत्तीसगढ़ तो वहां आदिवासी लोक कला परिषद के बहाने बहुत काम हुआ। तीजन बाई, देवदास बंजारे और हमारे आदिवासी क्षेत्र के कर्मा शैला के कलाकार खूब आगे बढ़े, विदेश तक गए। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद न तो कांग्रेसिया राजा सजग हुआ न केसरिया किंग को कुछ चिंता हुई। कुछ लोग हंसने लगे। मंत्री ने कहा, आपका बायोडाटा हम ले चुके हैं, आप मैट्रिक पास हैं, फौज में भी रहे, जंगल की इज्जत बचाने के लिए लाल झंडा भी थाम बैठे, आप गलत नहीं हैं, हम सब आपका सम्मान करते हैं। बल्दू ने कहा, जो लोग पत्रकार रहते हुए आप लोगों की सेवा करते रहे उन्हें तो आप साहित्यकारों का नेता बनाकर बिठा दिए। पत्रकार को साहित्यकार मानते हैं तो मुझ जैसे आदिवासी लेखक को कहीं पत्रकार तो नहीं मान लेंगे, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में तो नहीं भेज देंगे। उसके इस कथन पर और जोर का ठहाका लगा। जाते जाते बल्दू ने कहा, मंत्री जी, यहां आकर बाहरी लोग ताजपोशी करवा लेते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, माटी पुत्रों को सूखी रोटी का टुकड़ा भी मिला कि ये लोग हल्ला मचा देते हैं, आप संकट में पड़ जाएंगे। कभी किसी छत्तीसगढ़िया को कुछ मिला है कि मुझे आप देने की सोच रहे हैं? बल्दू ने कहा, जो भी दबाया जा रहा है, जिसका भी हक छीना जा रहा है, जिसे भी कुचला जा रहा है, उसके पक्ष में लड़ना ही तो कामरेड होना है। छत्तीसगढ़ के साथ अत्याचार हुआ है और हो रहा है, इसीलिए मैं इसकी वकालत करता हूं, इसके लिए जान देने के लिए सदा तत्पर रहता हूं और इसका मुझे गर्व है। मुझे ही क्या, सभी मेरे कामरेडों को गर्व है।
मैं कहीं से बिना कारण नहीं हटता अंकालू। जंगल से यहाँ कैंप में आया हूं तो अपने साथियों को समझाकर सहमत करा लेने के बाद आया हूं, भागकर नहीं आया। एक प्रयोग है, देखते हैं। हम लोग केवल शोषकों का पंजा काट देना चाहते हैं। जीवन में रंग भरने के लिए तरह तरह का प्रयत्न करते हैं। यह भी उसी प्रयास का हिस्सा है। डटे रहो। वाकई बल्दू का अनुभव ही सही निकला। आदिवासी साहित्य एवं लोक कला अकादमी के गठन का समाचार एक दिन छपा। उसमें यह भी छपा कि छत्तीसगढ़ के प्रभावी साहित्यकार एवं क्रांतिकारी कवि बल्दू गोड़ का नाम लगभग अध्यक्ष पद के लिए तय है। बल्दू ने इस समाचार को पढ़कर कैंप के अपने मित्रों के बीच पहले तो कुछ शानदार क्रांतिकारी गीतों का गायन किया। एक लड़के ने कहा, 3 बड़े ददा अपन रात अंधियारी वाला गीत गानगा। बल्दू ने कहा, बेटा हर अंधेरी रात का भी अंत आता है। तुमने कह दिया तो लो सुनो गीत। घपते है रात अंधियारी, चल दिया बार संगवारी। बल्दू के साथ कैंप भर के लड़का सियान गीत गा गा कर नाचने लगे। गाना खत्म करने के बाद बल्दू ने कहा, देखो भाई, 50 बरस से तो हम अंधियारी रात में ही चल रहे हैं, ठोकर खाते हुए। लोग देश बेचने का काम करते हैं और मौज करते हुए उद्वारकर्ता का तमगा भी झटक लेते हैं। रावघाट को बेचकर करोड़ों खा लेते हैं, फिर उसे वापस पा लेने की नौटंकी करते हैं। खेल है। भिलाई का इतना बड़ा कारखाना है, वहां क्या हालत है ट्रेड यूनियन की। जब तक सीटों का जोर था कर्मचारी के हित सुरक्षित थे। लाल झंडे वालों के डर से बेईमान सही रास्ते में चलते हैं। आज न डर है न तराश, लूट मची है। फौज तक में दलाल घुस गए हैं। अब तो दलाल शासक हैं और वे ही अपने हिसाब से कठपुतलियों को जगह जगह बिठाकर नचाते हैं। लेकिन ये साले किसी कामरेड को नहीं नचा सकते। मुझे ये क्या बिठाएंगे। हमारे कारण ही तो इनका भट्ठा बैठ जाता है। ये हमें काम का अवसर देंगे तो इनके लग्गू भग्गू भी भागते फिरेंगे। इसलिए छपी है यह खबर, जिससे यह भी जाहिर हो जाए कि ये कितने उदार हैं। और देखना कल से इनके पाले हुए कुत्ते कैसे प्रेस विज्ञप्तियों के बहाने धमाचौकड़ी मचाते हैं। वाकई दूसरे दिन समाचार पत्रों में आने लगा कि एक पूर्व नक्सल के आगे सिद्धांतवादी देशभक्त झुक रही है। किसी केसरिया रंग में रंगे लेखक को यह पद सौंपना चाहिए। आदिवासी मंत्री कामरेड बल्दू का जाति भाई है, इसलिए वह बल्दू को साहित्य एवं लोक कला परिषद का अध्यक्ष बनवाना चाहता है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ की लेखक बिरादरी नाराज है। बल्दू ने समाचार पढ़ा और खखार कर वहीं थूक दिया। खखारने के बाद बल्दू ने ऊपर देखा। आसमान पर जंगली चिड़ियों का झुंड जाने कितनी बड़ी संख्या में उड़ रहा था। नीले आसमान में एकदम भयमुक्त और मस्त। बल्दू अपने साथ बैठे लोगों का रक्षक भी था। उसे कैंप के लोग बल्दू पटेल कहते थे और अंकालू को अंकालू कोटवार, यानी पूरी बिरादरी पर पटेल का हुक्म चलता था और उसकी सहायता के लिए सिपाही था अंकालू कोटवार। अंकालू ने कहा, बल्दू भैया, यह क्या नाटक है। बल्दू ने समझाते हुए कहा, अंकालू, ये तयशुदा नाटक है। दक्षिणपंथी भ्रष्ट सरकारें इसी तरह के चोचलों से काम चलाती हैं। ये ढंग उन्हें कुछ इस तरह मुवाफिक बैठते हैं कि अमेरिका से इंडिया तक वे यही ढंग आजमाते हैं। इराक में मिला क्या? मिला कुछ यूरेनियम या बम? नहीं मिला न। तो जब नहीं मिला तो नकदों को माफी मांग लेनी थी, लेकिन साले उल्टे सवार हो गए और तेल के लिए एक देश को तज्ञग्नसी में बदल दिया गया। दादागिरी है। बस यही तरीका है इनका। पहले कहो कि आप योग्य हैं, फिर कहो कि योग्यता विनाशक है, इसलिए आपकी जरूरत नहीं है।
जबरदस्ती किसी को खतरनाक घोषित कर दो और तान दो गुले, यही तो तरीका है इनका। बात चल ही रही थी कि कैंप में रह रहे कर्मा दल के लोग आ गए। उन्होंने कहा कि हम आज कर्मा यभ चाहते हैं, आप भी रहेंगे साथ में। बल्दू ने कहा, जरूर नाचो। नाचोगे नहीं, गाओगे नहीं तो यह काला समय तुम्हें लील लेगा। मैं फौज में था, नागालैंड में मेरी पोस्टिंग थी। वहां भी इसी तरह आदिवासियों को कैंपों में धांधा गया, खूब अत्याचार हुए, मगर वे नाचते गाते रहे, जीवन का रंग गाढ़ा करते रहे। देखो कैंपों में तब बेड़ दिए गए लोग ही आज राज चला रहे हैं। जिन्हें कल तक नगा विद्रोही कहते थे वही आज मिनिस्टर हैं। दक्षिणपंथी ताकतें आंख तब तक दिखाती हैं जब तक उसे सुरक्षित जीत का भरोसा रहता है। जो ही उनका मचान थोड़ा सा हिला कि वे भदर भदर कूदकर पीठ दिखाते हुए भाग जाते हैं। बल्दू की अधिकतर बातें अभी आदिवासी भाई बहन समझ नहीं पाते। बल्दू को भरोसा है कि धीरे धीरे वे पूरी बात समझ सकेंगे, इसलिए बल्दू निराश नहीं होता। उसने वचन दे दिया कि वह भी आज कर्मा नाचेगा। शाम हुई। कैंप के बाहर खुले मैदान में कर्मा नृत्य करने की अनुमति मिल गई थी। सुरक्षा घेरे में ही सबको नाचना था। अंधेरा होते ही जंगल साय साय करने लगता है। मैदानी मानुष जंगल की रात में या तो इयाशी की संभावना तलाशता है या डरकर कांपने लगता है, जबकि जंगल के लोग रात को कहीं दिन से अधिक खिलखिलाते हैं। अभी नाच शुरू नहीं हुआ था। बल्दू पेड़ के नीचे अंकालू के साथ बैठा था। उसके करीब उसी की उम्र का एक सांबला सा आदिवासी आकर बैठ गया। वह चोंगी पीकर बल्दू को देने लगा। तब बल्दू ने भर नजर उसे देखा। अचानक उसके मुंह से निकला, अरे कामरेड सुदामा। सुदामा ने उसे चोंगी नहीं दिया। ठूठी चोंगी को कान में खोंसते हुए सुदामा ने कहा, कामरेड, मैं तुम्ही से मिलने आया हूं। एरिया कमांडर नागेश ने मुझे भेजा है। क्यों? तुमसे मिलने के लिए? मुझसे? हां भाई, तुम्ही से। अब क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। बताइए तो। बताता हूं कामरेड। हम लोग सलवा जुडुम में शामिल आदिवासियों के दर्द को समझते हैं, मगर वे भी किसी षड्यंत्र के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरह उन्हें भेड़ बकरी की तरह मैदान में अपने मकसद के लिए उतारा जा रहा है। वे भी धीरे धीरे ही समझेंगे कि यह आत्मछल है। ठीक है, मगर इस संदर्भ में मैं क्या कर सकता हूं? मुझसे मिलने के लिए क्यों भेजा है कामरेड ने? ऐसा है बल्दू भाई, यहां कैंप में जय जगदीश हरे भजन गवाया जा रहा है। केसरिया रंग में आदिवासियों को रंगने की कोशिश हो रही है। यह तो दूरगामी परिणाम के लिए सोची समझी चाल है तो आपको यह सब अच्छा लगता है क्या? यही इनका नाटक, यह सलवा जुडूम और दबाव, हिंसा की योजनाएं। नहीं तो लगता। तब यहां क्या कर रहे हैं? कोशिश। कैसी कोशिश? लोगों के भीतर हिम्मत पैदा करने की कोशिश, सही और गलत को समझने की तमीज पैदा करने की कोशिश। बेकार की बात है। बेकार की बात नहीं है कामरेड। एरिक हॉब्सबॉम का यह कथन हम लोग अक्सर दोहराते हैं, तिस पर भी हमें हथियार नहीं डाल देने चाहिए, उस जमाने में भी जो हमारे पक्ष में नहीं है। आज भी सामाजिक अन्याय की उसी तरह भर्त्सना करने की जरूरत है जैसे हम पहले से करते आए हैं। दुनिया अपने आप बिना हमारे हस्तक्षेप के बेहतर नहीं बनेगी। तो आप यहां क्या हस्तक्षेप कर पर रहे हैं? इनके बीच कोई हो तो तभी तो सिलसिला चल पाएगा। इन्हें क्या जय जगदीश हरे कहने वालों के लिए छोड़ दें? कामरेड, आप वापस चलिए।
बहुत हो गया मुख्य धारा में जुड़ने का नाटक। आप तो सदा से साधक, कलमकार और जनता के लेखक माने जाते हैं। तब क्यों यह सरकार थूक कर चाट रही है? आपको जलील क्यों किया इसने? इसी में तो हमारी जीत है कामरेड। अगर केसरिया ब्रिगेड हमें पूरी तरह अपने अनुकूल मान ले तो समझिए हमारे भीतर कोई खोट है। मुझे तो लगता है यह मेरी ईमानदारी की जीत है कि वे घबराकर भाग खड़े हुए। फिर भी अब यहां कोई खास काम आपके लिए नहीं दिखता। बेहतर है वापस लौट चलिए। अब बल्दू उठ खड़ा हुआ। उसने सुदामा के कंधे पर हाथ धरकर कहा, कामरेड, संगठन, आंदोलन और व्यक्ति भी धीरे धीरे परिपक्व बनता है। विकास का क्रम उल्टा नहीं चलता। मैं गरीब आदिवासी के घर जन्मा, पढ़कर फौज में गया। परिस्थितिवश समय से पहले व्यवस्था के साथ दो दो हाथ कर बैठा। फिर जब कोई रास्ता न मिला तो आप लोगों के साथ चल पड़ा। लेकिन कामरेड, मैं हमेशा महसूस करता था कि नक्सली रास्ता केवल रास्ता ही है, वह किसी मंजिल तक जाने वाला रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने अब दूसरी डगर पकड़ ली है। अब यही मेरी राह है। इसी रास्ते पर चलकर परिवर्तन की आहट मैं कुछ कुछ सुन पा रहा हूं। सुदामा ने कहा, हम लोगों को तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। सुनाई तब पड़े जब आप कान खोल कर रखें। आंख बंद कर कोई कुछ भी कैसे देख सकता है? मतलब यही कि परिवर्तन का शंख बजता है तो उसकी ध्वनि धीरे धीरे प्रसार पाती है और एक दिन वह दिगंतव्यापी हो जाती है। सुदामा बल्दू की बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था। उसे अवाक देखकर बल्दू ने कहा, कामरेड, तुम मुझे ले जाने आए थे। अच्छा हो यदि तुम भी मेरे हमसफर बनकर साथ साथ चलने लगो। सुदामा को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने जो ही कान से ठूठी चोंगी निकालकर सिपचाया कि कर्मा नृत्य प्रारंभ हो गया। आप सुन रहे थे रास्ता ही रास्ता। लेखक डॉक्टर परदेशी राम वर्मा। यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां संघर्ष, हिंसा और सत्ता के बीच भी मानवता की लौ जलती रहती है। बल्दू और अंकालू की यात्रा हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन का रास्ता बंदूक नहीं, विचार और संवेदना से होकर जाता है। सुरता साहित्य की धरोहर, लोक साहित्य और जीवन का वह मंच है जहां शब्दों में बसती है संवेदना और स्वर में संस्कृति। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं और सुनते रहिए।